हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील हुआ। लास्ट वीक के आपको करंट अफेयर की वीडियोस नहीं मिल पाई हैं, तो ऐसा करेंगे कि पूरी एक वीक की वीडियो कंपाइल करके आपको एक दिन पूरा सेशन दे देंगे और आज से रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपके करंट अफेयर की। ठीक है, तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का रोज की तरह मोटिवेशन, फिर आज के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए मोटिवेशन देखिए। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द मोटिवेशन आर योर ओन थॉट्स, सो थिंक बिग एंड मोटिवेट योरसेल्फ टू विन। ठीक है, मैं आपको रोज कितने भी मोटिवेशन देता रहूं, मैं आपको पूरी क्लास 1 घंटे की मैं मोटिवेशन भी देता रहूं, तो आपको वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, टेम्पररी रहेगा, फिर एक टाइम के बाद आओगा आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर से लगेगा कि क्या फिर से हमें मोटिवेशन चाहिए। तो आपको जो मोटिवेशन रहता है वो आपके खुद के थॉट्स रहते हैं। ठीक है, हमेशा जीतता वही है जो अपने अंदर से, उसका अंदर से मोटिवेशन आ जाए कि मैंने क्यों ये सब चीजें शुरू करी हैं और मेरे को खत्म क्यों करना है ये सब। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स आपके खुद के थॉट्स हैं। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी लॉन्चेस लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, स्पेस एजेंसी है, तो आपको बताना कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने लेजर के द्वारा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन लॉन्च करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपको ये बताना पूरा मुद्दा क्या, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लेजर संचार रिले प्रदर्शन शुरू किया है? ए इसरो, बी नासा, सी सीएनएस या डी स्पेसएक्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे नासा जो नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी है, तो जो यूएस की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा अभी हाल ही में लेजर के द्वारा कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। अभी तक आप जानते होंगे कि जो भी कम्युनिकेशन लिंक होता है वो आप जानते होंगे रेडियो वेव्स के द्वारा हुआ जाता है, मगर अब क्या हुआ, इन्होंने एक एडवांस लेवल हासिल करने के लिए लेजर के द्वारा किया गया। आप जानते होंगे लेजर क्या होती है? लेजर होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन थ्रू इमिटिंग रेडिएशन। ठीक है, तो लेजर क्या होती है, जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, आप जानते होंगे कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है लेजर, उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन लिंक होती है और ज्यादा फास्ट हो जाती है। जैसे कि अभी आप स्पेस में जानते होंगे कि स्पेस में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो वेव्स के द्वारा होता है, तो रेडियो वेव्स का क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको सिग्नल्स को अपलिंक और डाउनलिंक होने में। तो अब लेजर के द्वारा कहीं ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा तेजी से क्या होगा, जो भी स्पेस के जो भी सिग्नल्स होंगे काफी ज्यादा लैंड तक आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अपन ने अपना गगनयान भेजा था, तो गगनयान में जो लैंडर और रोवर था उससे कम्युनिकेट करना है, तो अभी तक अपन रेडियो वेव से करते हैं। तो रेडियो वेव्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। कहीं लेजर वेव्स जो डेमोस्ट्रेशन अभी तक इन्होंने जो लॉन्च किया, ये डेमोस्ट्रेशन है कि अभी डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे, कहीं ये सक्सेस हो जाता है तो इसे पूरे बड़े लेवल पे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ट्राई कर रहा है, तो पहली बार किसने करने की कोशिश की? नासा ने। ये देखिए, व्हाट इज नासा न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम LCRD। ठीक है, लेजर कम्युनिकेशन रेडियो डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये लेजर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? रेडियो वेव्स के द्वारा होता है। ये देखिए, इट रिक्वायर्ड लेस पावर कंपेयर्ड विथ रेडियो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो रेडियो इंस्ट्रूमेंट को जो पावर चाहिए होता है उससे कम लगेगा, जिससे जो आप जानते होंगे जो स्पेस में जो चीजें भेजी जाएंगी उनके लिए ज्यादा पावर अवेलेबल रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक में कम पावर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है किसके द्वारा? अभी डेमोस्ट्रेशन देखा जा रहा है नासा के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री रिजेक्टेड जो बाइडेन इनविटेशन फॉर डेमोक्रेसी समिट। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा भी हाल ही में एक समिट का आयोजन करने की सिफारिश की गई थी कि हम डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक देशों के क्या एक समिट करेंगे, एक उनका सम्मेलन करेंगे। ठीक है, तो उसमें दुनिया के सारे जो भी डेमोक्रेटिक देश थे उनको बुलाया गया था, मगर हाल ही में एक देश ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो आपको बताना है वो कौन सा देश है। हिंदी में देखिए, हाल ही में किस देश ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के लिए जो बाइडेन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? ए इंडिया, बी फ्रांस, सी पाकिस्तान या डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप जानते होंगे पाकिस्तान, आप जानते होंगे आजकल क्या हुआ है, इंडिया का थोड़ा टिल्टेशन यूएस की तरफ से जब से ज्यादा हुआ है, तो पाकिस्तान क्या दूर होता जा रहा है यूएस से। तो यूएस पाकिस्तान किसकी तरफ जा रहा है? चाइना की तरफ। तो क्या हुआ, इसमें जो समिट है ये डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देशों की है, और आप जानते होंगे जो चाइना और रशिया है ये डेमोक्रेटिक देश नहीं है, कम्युनिस्ट देश है। तो इस समिट में चाइना और रशिया को बुलाया नहीं था। ठीक है, चाइना रशिया को नहीं बुलाया, तो चाइना का जो परम मित्र है, एवरग्रीन फ्रेंड कौन सा है? पाकिस्तान। तो इसने रिजेक्ट कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे अपने यहाँ कहता है कि
डेमोक्रेसी है यहाँ पे, मगर इसको भी इनविटेशन दिया था। तो जो बाइडेन ने ऐसे 110 देशों को इनविटेशन दिया, ठीक है, सब लोग यहाँ पे गए, मगर पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या चाइना को यहाँ पे बुलाया नहीं गया। ये देखिए, पाकिस्तान डिक्लाइन यूएस इन्विटेशन फॉर बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट से कैन एंगेज इन फ्यूचर। इन्होंने बोला है कि हम बाद में मिल सकते हैं, अभी हम नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि इनके खुद के मुद्दे थे, ये इसलिए नहीं गए क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया। चाइना को नहीं बुलाया, इसके विपरीत ताइवान को बुलाया, ठीक है। और चाइना और ताइवान आप जानते होंगे, चाइना अपना ही हिस्सा मानता है ताइवान को, तो ये चाइना को बुरा लगा। और चाइना को ना बुलाना किसको बुरा लगा? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने भी डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इंडिया को बुलाया, इंडिया इसमें गया, क्लियर, क्योंकि इंडिया में आप जानते होंगे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इंडिया में रूल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, ठीक है। हाल ही में किस संगठन के द्वारा जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, हाल ही में किस संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है? ए ऑप्शन WHO, बी यूनेस्को, सी नेफा, या डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि दुनिया में जितनी भी बड़े बड़े वो हेल्थ से रिलेटेड है, वो सारे जो भी रिपोर्ट होती है जो WHO रिलीज करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रिलीज करा जाता है। तो हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2021 लॉन्च करी है इसने बताया है कि इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपने आप को मलेरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। जो आप जानते होंगे, जो नेट होते हैं, जो मॉस्किटो नेट होते हैं, इनको काफी ज्यादा बड़े लेवल पे इंडिया ने अपने रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ग्लोबल मलेरिया रिस्पॉन्स सफर ड्यू टू कोविड-19 मलेरिया रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो कोविड के वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो मलेरिया के लिए जो हेल्प पहुंचाई जाती है, ये तो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है, मगर जो इसकी वजह से क्या हो, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। 2019 से लेकर 2020 से 21 के बीच में 69,000 नए केसेस आए हैं आपके काय में मलेरिया के, ठीक है। मलेरिया के केसेस आए हैं। तो इस बीच में लॉकडाउन के होने के बाद भी इंडिया का बताया गया, इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपने मलेरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ा अपना WHO के बारे में जान लेते हैं। आप जानते होंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? आप जानते होंगे इसके हेड कौन है? टेड्रो एडोनन, ठीक है, इसके प्रेजेंट में हेड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ द यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड है जो यूनिसेफ है। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनाया, तो इसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, आपको यह बताना है, क्लियर। यूनिसेफ का काम क्या रहता है, अपन पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? ए आपका जैकलिन जॉन्स, बी है विलियम राइडर, सी है रोशिला एडम्स, या डी है कैथरीन रसल, ठीक है। इनमें से किसको जिसको यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, तो उसी का भी हाल ही में प्रमुख किसको बनाया गया, आपको यह बताना है, ठीक है। तो जो कैथरीन रसल है, इसको हाल ही में यूनिसेफ का हेड बनाया गया, इनको हेड बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये कौन है? आप जानते होंगे कि जो बाइडेन की कैबिनेट है, उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल कैथरीन रसल अपॉइंटेड एज अ यूनिसेफ चीफ, ठीक है। तो यूनिसेफ का काम क्या होता है? जितना भी वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जितना भी चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जितने भी बच्चे होते हैं उन लोगों का संरक्षण करने के लिए, उनको अच्छी नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसी का काम कौन करता है? यूनिसेफ, ठीक है। आप जानते होंगे यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर भी यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, क्लियर। तो उसी तरीके से आप देखिए, जो यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो अभी इसके प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? जो टोरे हर्टम, ठीक है, टोरे हर्टम इसके अभी प्रेजेंट में कौन है? हेड है, ठीक है। टोरे हर्टम इसके प्रेजेंट में कौन है? प्रेसिडेंट है। और 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। वर्ल्ड में पूरे में देखता है कि दुनिया में बच्चों की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति जिस हिसाब से होती है उस तरफ से ये फंडिंग पहुंचाता है कि उनका अच्छी तरीके से उनका नरिशमेंट हो सके, क्लियर। यूनाइटेड नेशन इसकी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंडर द यूनाइटेड नेशन ये काम करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has started the पुनीत सागर कैंपेन टू क्लीन द बीचेस, ठीक है। तो किस संगठन के द्वारा पुनीत सागर करके एक कैंपेन, एक आंदोलन शुरू किया गया है? तो किस संस्थान ने ये लॉन्च किया, आपको ये बताना है, ठीक है। समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया है? आपका ऑप्शन ए है नीति आयोग के द्वारा, बी है इंडियन नेवी के द्वारा, सी है एनसीसी के द्वारा, या डी है कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। तो इनमें से किसने अपना अभी हाल ही में ये अभियान शुरू किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एनसीसी। आप जानते होंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं आप जानते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी वर्दीधारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कौन, आपकी एनसीसी। ठीक है, तो एनसीसी ने भी हाल ही में लॉन्च किया अभियान कि हम भारत के जितने भी मेजर बीचेज हैं उनको क्लीन करेंगे। आप जानते हो काफी ज्यादा बुरी स्थिति में इंडिया के कुछ कुछ बीच, तो उसको साफ करने के लिए एनसीसी ने कदम उठाए। ये देखिए, एनसीसी कंडक्टेड नेशनल वाइड कैंपेन फ्री शी शोर्स बीचेस फ्रॉम प्लास्टिक्स एंड अदर वेस्ट अंडर पुनीत सागर अभियान। ठीक है, पुनीत सागर अभियान के अंदर ये लोग क्लीन करने का वो अभियान इनने शुरू किया है। ठीक है, एनसीसी आप जानते होंगे भी, एनसीसी हाल ही में इसलिए भी काफी ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसके नए डायरेक्टर थे, उनको नियुक्त किया गया जिनका नाम क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह। ठीक है, अभी हाल ही में अपन ने करंट में देखा भी था, जो गुरबील पाल सिंह है वो इसके नए हेड बनाए गए थे, डायरेक्टर बनाए गए थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दुनिया की सबसे ज्यादा वर्दीधारी जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है वही कौन सी है, आपकी एनसीसी है। ठीक है, ये भारत में ये क्या ऐसे लोगों को ट्रेंड करती है कि जो फ्यूचर में जाके अपनी आर्म फोर्सेज है उनमें सर्व कर सकें। ठीक है, जो भारत के सशस्त्र बल है उनमें जाके ये रिक्रूट होते हैं यहाँ के लोग, ताकि इसलिए उनको प्रियर पहले से इनको ड्रेसिंग ऐसा कर देते हैं कि जब फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो आर्म फोर्सेज में अपनी सर्विस दे सकें। ठीक है, इसका मोटो क्या है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका उद्देश्य वाक्य है, इसका मोटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको कमेंट बॉक्स में एक लिखना है कि ये तो क्या हुआ, क्लीन बीचेस से जो पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा लॉन्च किया है। आपको ये बताना है जो दुनिया के सबसे क्लीन बीच होते हैं उनको एक टैग दिया जाता है, तो उस टैग का नाम क्या आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन हॉनर विद द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। ठीक है, तो हाल ही में क्या रामानुजन प्राइज आप जानते होंगे मैथमेटिशियन के बहुत ही अच्छे श्रीनिवास रामानुजन थे, भारत के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, भारत के नहीं पूरी दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं के नाम पे एक गणित का एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे बोला जाता है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। तो इसे किसे इस बार सम्मानित किया गया, आपका ऑप्शन ए है महेंद्र प्रताप सिंह, बी है आपका नीना गुप्ता, सी है भूरा तोमर या डी है कनिष्क कटारिया। ठीक है, इनमें से किसको इस बार का जो आपका रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियन है वो दिया गया है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर है नीना गुप्ता। ठीक है, नीना गुप्ता जी को इस बार क्या दिया गया, आपका मैथमेटिक्स का प्राइज दिया गया, रामानुजन प्राइज। ठीक है, ये फोर्थ ऐसी लेडी हैं, फोर्थ ऐसी महिला बनी है जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, रामानुजन प्राइज। ठीक है, एलजेब्रा जो आप जानते होंगे अर्थमेटिक होता है, एलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, तो इन्होंने एलजेब्रा में काफी अच्छा काम किया, उसी के उपलक्ष्य में इनको ये रामानुजन प्राइज दिया गया। ये देखिए, मैथमेटिशियन नीलम गुप्ता विंस 2021 रामानुजन प्राइज। ठीक है, जो फोर्थ नहीं, सॉरी ध्यान रखना, ये थर्ड वुमेन, गुप्ता बिकम द थर्ड वुमेन टू रिसीव द अवार्ड एवर सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। ठीक है, 2005 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसके बाद ये तीसरी महिला ऐसी बनी है भारत से जिनको ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इनने एलजेब्रिक ज्योमेट्री में काफी अच्छा काम किया, तो उसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया। ठीक है, तो श्रीनिवास रामानुजन को आप जानते होंगे, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। ठीक है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड के काफी ज्यादा फेमस ये मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, इनने इन्फिनिटी सीरीज की और पाई की वैल्यू निकालने का काफी अच्छा कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो उनको जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिर अपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हमीरपुर वेटलैंड हैदरपुर वेटलैंड इन विच स्टेट डिक्लेयर एज द 47th रामसर साइट इन इंडिया। ठीक है, आप जानते होंगे जिसे अर्धभूमि कहा जाता है, तो भारत की 47वीं रामसर साइट या वेटलैंड या फिर अर्धभूमि किसको घोषित किया गया, आपको ये बताना है। ठीक है, पूरा क्या है ये मुद्दा अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर अर्धभूमि को भारत के 47वें रामसर स्थल घोषित किया गया है, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है जम्मू कश्मीर है, डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस राज्य के हैदरपुर अर्धभूमि को आपको भारत का 47वां अर्ध रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो हैदरपुर वेटलैंड है ये भारत का 37वां, ठीक है, 47वां आपका क्या बना है, रामसर साइट बना हुआ है। ठीक है, अब ये रामसर क्या होता है ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे कि ईरान में एक जगह है। ठीक है, पहले आप ये देखिए, हैदरपुर वेटलैंड एडेड एज द रामसर साइट, टोटल टैली टू 47। ठीक है, भारत में अभी 46 रामसर साइट थी और ये पूरी भारत में लिस्ट है जहां जहां पे रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो रामसर साइट में जो 47th भी है जो हैदरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसको ऐड किया गया है। ठीक है, आप जानते होंगे ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, तो रामसर 1971 में ये कन्वेंशन हुआ था जो कि आपके किससे, वेटलैंड से संबंधित है। दुनिया में ये एक इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है, आप जानते होंगे इकोसिस्टम जिसे अपन
जिसे अपन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड कोई भी एक इकलौता जो भी आपका वो है कन्वेंशन है या समिट है, वो केवल कौन सी है, रामसर है, जो कि ईरान में 1971 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऐसे अर्धभूमि होती है उनको, या वेटलैंड होती है उनको, ऐसे को लिस्ट बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो हैदरपुर वेटलैंड है, जो उत्तर प्रदेश का 47वां बन गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप एग्जाम्स में देखिए कि जितने भी वेटलैंड होते हैं वो सब इसमें जिन जिन के नाम होते हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हैदरपुर जो उत्तर प्रदेश का है, इसको भारत का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, रामसर साइट 1971 में साइन हुआ था, और रामसर क्या है, ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था 1971 में, तो उसी के नाम पे इसको दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है। काजू वैली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर एज द 16th वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। ठीक है, जो काजूल वैली पहले से एक वेटलैंड था, अर्धभूमि था, उसको वर्ल्ड सेंचुरी किया गया। ठीक है, उसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया, तो किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य उसको घोषित किया, आपको यह बताना है। क्लियर, हिंदी में देखिए, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए है आपके उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरला, या डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का 16वां आपका ये पक्षी अभ्यारण्य बन गया है काजुल वैली। ठीक है, काजुल वैली आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए तमिलनाडु में आपको ईस्टर्न साइड पे ये दिख रहा होगा काजुल वैली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ठीक है, ये देखिए काजुल वैली नोटिफाइड एज द 16 वर्ल्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ठीक है, हिंदू में आपके पब्लिश हुआ था ये, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि काजुल वैली अभ्यारण्य जो हाल ही में वर्ल्ड सेंचुरी डेजिग्नेट किया गया है, ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो आप जानते होंगे मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपका ऑप्शन ए है 12 दिसंबर को, बी है आपका 15 दिसंबर को, सी है आपका 10 दिसंबर को, या डी है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो मानव अधिकार आप जानते होंगे कि जो मानव अधिकार होते हैं, जो मानवों को कुछ कुछ अधिकार होते हैं जो उनको मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक दिवस नोटिफाई किया गया है, तो वो किस दिन मनाया जाता है आपको ये बताना है, और वो उसी दिन क्यों मनाया जाता है ये अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, हर साल 10 दिसंबर को आप मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, मानव अधिकार आप जानते होंगे कि आपके जो संविधान है उसने भी आपको अधिकार दिए हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो किसी भी मानव को जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ अधिकार मिलते हैं, तो इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर को क्या किए थे, एक यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और ह्यूमन राइट्स का किया था। ठीक है, सार्वभौमी आपके लिए मानव अधिकार की एक लिस्ट पूरी जारी करी गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, तो उसी दिन की याद में हर साल 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, ह्यूमन राइट डे टुडे। ठीक है, हर साल आपका 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। क्योंकि क्या हुआ था, आप ये देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को क्यों किया जाता है, टू होनर द डे ऑफ 1940 इन विच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो जो आपके ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन था, इसको एडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर को, तो इसलिए हर साल आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें पूरी लिस्ट दी गई थी कि मानव को कैसे, जैसे आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको जाने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, आपको रहने की आज़ादी होनी चाहिए, तो ये सब क्या मानवों के अधिकार हैं। ठीक है, इनका हनन होता है तो मतलब मानवता, तो मानव जो सभ्यता है ये खतरे में है। ठीक है, तो 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसलिए हर साल आप क्या मनाते हो, 10 दिसंबर को आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे बनाते हो। क्लियर, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।